हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको आइडियाज दे दिया गया था कि हेनरीज लॉ जो है ना, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को बतलाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब देखिए, हेनरी जो थे ना, ये क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने डाटा जो है किसी एक्सपेरिमेंट से डाटा को कलेक्ट किया, उससे एक कंक्लूजन निकाला। तो हेनरीज लॉ बतलाता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a unit volume of solvent at the given temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with solution. First solvent है, देखिए, pressure of the gas, dissolve solubility of gas in unit volume, ठीक है। Unit volume of solvent is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with solution। यानी कि अगर m मास गैस का है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? P का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया P का। और अगर हम लोग बात करते हैं, ये m है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व, P प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम लोग P बढ़ा देंगे तो M बढ़ जाएगा, ज्यादा मास डिसॉल्व हो जाएगा गैसेस का। जैसा हम लोग देखते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक के अंदर में देखिए CO2 को काफी हाई प्रेशर पे डिसॉल्व किया जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको आगे लिखेंगे ना, तो M इज इक्वल टू KP, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसा हम लोग लिखते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। हेनरीज का लॉ बच्चों यहीं तक था। अब इसके बाद देखिए, इसको और आगे बढ़ाया गया। उस डाल्टन्स के पार्शियल प्रेशर का, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि उसी समय में हेनरी के साथ साथ डाल्टन्स भी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कर रहे थे सॉल्युबिलिटी को। तो थोड़ा सा लेवल की बात अगर आप करते हैं तो मोल फ्रैक्शन जो है, मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन हो गया x। अगर हम लोग XA निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? NA बाई NA प्लस NB। और अगर हम लोग XB की बात करें, देखिए अगर हम लोग XB की बात करें तो ये हो जाएगा NB बाई NA प्लस NB। ये तो दोनों में सेम है ना, इसका मतलब है कि XA जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया NA का, XB प्रोपोर्शनल हो गया NB का। तो इससे एक कंक्लूजन निकल गया कि X प्रोपोर्शनल हो गया N का, where X is mole fraction and N is number of mole। X is mole fraction and N is number of mole। और नंबर ऑफ मोल जो होता है ना, देखिए नंबर ऑफ मोल जो होता है ये गिवन मास बाई मोलर मास का होता है। तो अगर एक ही सब्सटेंसेस लेते हैं, अगर मान लीजिए मैंने Cl लेते हैं, हम लोग KCl लेते हैं, तो हम लोग जो ले रहे हैं सब्सटेंस, उसका अगर गिवन मास ज्यादा है, मोलर मास तो सेम हो गया, तो गिवन मास ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि और N प्रोपोर्शनल हो जाएगा M, या स्मॉल m कर दीजिए, जहां M क्या है? गिवन मास है, मोलर मास नहीं। M जो है वो गिवन मास है। तो अगर इन दोनों से हम लोग रिलेशन निकाले, देखिए इससे और इससे रिलेशन निकाले, तो X प्रोपोर्शनल हो जाएगा M का। ये हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम लोग लेके आ रहे हैं। अब यहां पर देखिए क्या होता है, X प्रोपोर्शनल M का, ये हम लोग यहां से लेके आए हैं, इस जगह से, इन दोनों से। और उसी अब इसी में अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो M प्रोपोर्शनल, हेनरी बता के गए कि भैया M प्रोपोर्शनल होगा किसका? होगा P का। तो अगर आप 1 और 2 को मैच कराइए 1 और 2 से, तो X प्रोपोर्शनल P का, देखिए X M का, M P का, तो X P का। और
x इक्वल टू के डैश इंटू पी, इसको लिख दिया x इक्वल टू के डैश इंटू पी। और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ये क्या आता है, देखिए p इक्वल टू x बाई के डैश, p इक्वल टू x बाई के डैश। और थोड़ा सजा के लिखेंगे तो p इक्वल टू 1 बाई के डैश इंटू x। और इसी 1 बाई के डैश को हम लोग लिखते हैं के एच, हेनरी के रेस्पेक्ट में हेनरी कांस्टेंट बोला गया, तो P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। देखिए ये हेनरी लॉ के साथ में ही इंक्लूड कर दिया गया है बहुत सारी किताबों में, लेकिन ये दोनों दो रिसर्च है, दोनों का काम था सॉल्युबिलिटी का। देखिए इसमें क्या था, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, इसके अंदर में मास और प्रेशर था। तो आप देखिए दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, और आप इसको जिस तरह से आप समझ लें, आप उसको या तो आप एक साथ इंक्लूड करके लिख सकते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। हेनरीज लॉ बस इतना ही है, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी, उसके बीच का ये रिलेशन है। थैंक यू।